दोस्तों नमस्कार। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जिस तरह से भारत सरकार ने कार्रवाई करी है और इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल किया है, सस्पेंड किया है, उसके बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कुछ कार्रवाइयां की हैं और उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई है कि शिमला समझौते को उन्होंने रद्द कर दिया है। अब उनको ये लगता है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐसा कदम उठा लिया जिसके कारण शायद भारत दबाव में आएगा। स्थिति कुछ और है। इसीलिए आज हम ये चर्चा करेंगे कि शिमला एग्रीमेंट एक्चुअली क्या था। ये डॉक्यूमेंट आप भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैं आपके सामने पूरी व्याख्या करूंगा इसकी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पे आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगी। और साथ ही साथ इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है जो वास्तव में भारत सरकार को ये एग्रीमेंट साइन नहीं करना चाहिए था। बहुत सारे जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि शिमला समझौता जो 1971 में बांग्लादेश के लिए जो भारत की सेनाओं ने लड़ाई की थी, उस पूरी मेहनत को मिट्टी फेरने वाला काम इस एग्रीमेंट ने किया था। तो भारत के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स थे, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स थे, वो कभी भी शिमला समझौते से खुश नहीं थे। अब पाकिस्तान ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भारत को दे दी है। तो ये पूरा शिमला समझौता क्या है और अगर अब ये पाकिस्तान ने सस्पेंड कर दिया है तो भारत के लिए किस तरह से लाभदायक होगा, अब हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये पूरा एग्रीमेंट मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूं और बहुत लंबा नहीं है, हम 10-15 मिनट में इसको निपटा देंगे। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि भारत सरकार किस तरह से अब इस परिस्थिति का अपने फेवर में फायदा उठा सकती है। दोस्तों जैसा आपको पता है कि शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को बांग्लादेश बनने के बाद हुआ। भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में ये साइनिंग हुई और इसके मुख्य मुद्दे क्या थे। सवाल ये था कि जब दोनों देशों के बीच में इतनी बड़ी लड़ाई हो गई तो अब किस तरह से इसको वापस जो रिश्ते हैं उनको पटरी पे लाया जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी एग्रीमेंट में, जो कुछ मुद्दे थे जिनकी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। पर्पस ये था कि भाई दोनों के बीच में हाउ टू प्रमोट फ्रेंडलीनेस, हार्मोनियस रिलेशन एंड ड्यूरेबल पीस इन द सब कॉन्टिनेंट। ऑब्वियसली हर देश चाहता है कि एक दूसरे के साथ रहें, खुश रहें और अपने लोगों के लिए कार्रवाई करें, वेलफेयर ऑफ पीपल। अब सवाल इस बात का है कि इसकी डिटेलिंग क्या थी। बहुत सीधी सी बात है। पहला तो कहा कि भाई जो यूएन चार्टर में लिखा हुआ है हम उसको मानेंगे। दूसरा ये था कि कोई भी झगड़ा अगर होगा, किसी भी तरह का डिफरेंसेस होगा, वी विल डू थ्रू बायलैटरल नेगोशिएशन। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भारत सरकार के दिमाग में हैंगओवर था कि जो कश्मीर का मुद्दा है ये यूएन में चला गया, वहां पे रेफरेंडम की बात हुई, रेजोल्यूशन पास हुए वगैरह वगैरह। अब सवाल इस बात का है कि क्या पाकिस्तान को हम इस बात की इजाजत दें कि वह इंटरनेशनल फोरम को इस्तेमाल करे। भारत सरकार ने ये कहा कि भाई अब दोनों आपस में बैठ के काम करें। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है दोस्तों, पाकिस्तान हर इंटरनेशनल फोरम पे कश्मीर का राग लाता है। कोई ऐसा इंटरनेशनल फोरम नहीं होता जहां पे कश्मीर की बात नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान लगातार इस समझौते की इस शर्त का उल्लंघन कर रहा है। तो फिर इस समझौते का मतलब क्या रहा, क्योंकि जब 2 नंबर पे ये लिखा गया है, स्टेप 2 पे अगर किसी एग्रीमेंट में कोई चीज लिखी जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यूएन रेजोल्यूशन को फॉलो करेंगे तो कॉमन सेंस। लेकिन दोनों देशों के बीच में जो सबसे बड़ा मुद्दा क्या था कि आपस के मुद्दे आपस में निपटाएंगे। पाकिस्तान ने लगातार इस कंडीशन का वायलेशन किया, तो जिसके लिए शिमला समझौता हुआ था वो किसी भी रूप में पाकिस्तान ने नहीं। इस बात को हमें समझना हो। Neither side shall unilaterally alter the situation. Both shall prevent the organization, assistance, or encouraging of any act detrimental to the maintenance of peaceful and harmonious relation. अब पाकिस्तान ने लगातार टेररिज्म को प्रमोट किया, तो इसी में ही दूसरी बात का भी कोई मतलब नहीं रहा। तो कहने का मतलब यह है कि जिस काम के लिए शिमला समझौता किया गया था, पाकिस्तान लगातार उन शर्तों का उल्लंघन करता रहा, लेकिन समझौता अपनी जगह पे था। अब यह समझौता पाकिस्तान ने खत्म कर दिया है। इसका मतलब क्या है, भारत भी अगर इस समझौते को मानने से इनकार कर दे तो अब भारत के पास खुली चुनौती है कि अगर आप हमारे खिलाफ आतंकवादी कार्रवाई करेंगे तो फिर हम म्यूचुअली करें या किसी और के साथ करें,
फिर हम डायलॉग से करें या किसी और तरीके से करें, ये भारत सरकार को सोचना होगा। इसके अलावा that the prerequisite for reconciliation, good neighborly and durable peace between a commitment by both sides to peaceful coexistence, respect each other's territorial integrity, sovereignty, non-interference in each other's internal matter on the basis of equality and mutual benefit. इंग्लिश बड़ी अच्छी है, लेकिन जब आप आतंकवादी घटनाओं को प्रमोट करते हैं तो इस स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं रह जाता। अब सवाल इस बात का है कि आप ऑफिशियली नहीं करेंगे, इसीलिए पाकिस्तान कहता है ये सब नॉन स्टेट एक्टर है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं, क्योंकि अगर वो ऑफिशियली करते हैं तो ये शिमला समझौते का ऑफिशियल वायलेशन। लेकिन अगर आप आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, भारत भेजते हैं, तो एक तरफ तो आप कहोगे देखिए जी हम तो इंटरनेशनल ट्रीटी का सम्मान कर रहे हैं, अब ये नॉन स्टेट एक्टर हम इनका क्या करें, या कश्मीर के अंदर ही लोग हैं जो आपके खिलाफ पत्थरबाजी कर रहे हैं, हम उसका क्या कर सकते हैं। तो ये उनका आर्ग्यूमेंट हमेशा रहा है। The basic issues and cause of conflict which have bedeviled the relation between the two countries for last 25 years shall be resolved through peaceful means। भाई हम बातचीत से काम करेंगे, जो पिछले 25 साल आजादी के बाद से जो झगड़े हुए। There shall be respect for each other's national unity, territorial integrity, political independence and sovereign equality। ये वही बात अलग शब्दों में। In accordance with the UN Charter, they shall refrain from the threat or use of force against each other's territorial integrity or political independence of each other। अब हम सेना का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हम आतंकवाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑफिशियल नहीं है, वो स्टेट पॉलिसी नहीं है, और यूएन चार्टर में भी कहीं आतंकवाद की परिभाषा नहीं है। आज तक यूएन में टेररिज्म को लेके कोई डेफिनेशन नहीं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान जो चाहता था करता था, शिमला समझौता अपनी जगह था और भारत को वो सब खामियाजे भुगतने पड़ते थे। अब सवाल इस बात का है कि ऑप्शन क्या रहा, कैसे स्टेप्स नॉर्मलाइज होंगे, मतलब देश के रिलेशन। स्टेप्स शैल बी टेकन टू रिज्यूम कम्युनिकेशन, हम आपस में बातचीत करेंगे। Appropriate steps shall be taken to promote travel facilities of the nationals, हम एक दूसरे के यहाँ आना जाना शुरू करेंगे। ट्रेड एंड कोऑपरेशन की हम बात करेंगे। एक्सचेंज ऑफ साइंस एंड कल्चर की हम बात करेंगे, जो हम बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड इस तरह की बातें जो करते रहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई, जब समझौता हुआ, बांग्लादेश बन गया, तो करीब 90,000 पाकिस्तानी जो फौजी थे वो भारत के पास सरेंडर कर चुके थे और भारत की फौज के कब्जे में थे। अब एक स्थिति ये थी, और दूसरा जो फौजें थी वो सीमाओं पे तैनात थी। ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर, द इंडियन पाकिस्तान फोर्सेस शैल बी विड्रॉन टू देयर साइड ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर। अब ये इंटरनेशनल बॉर्डर जब भारत ने अपनी सेनाओं को भेजकर और वहां पे भारत की सेनाओं का अपना कब्जा था, तो इसको वापस इंटरनेशनल बॉर्डर पे क्यों बुलाया। इस बात को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद फौज में, स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में, कि अगर आज वो हिस्सा भारत के पास होता तो पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होती जो वो टेररिज्म कर रहा है, क्योंकि वो खतरा हमेशा उस पर रहता। दूसरा, जम्मू एंड कश्मीर, द लाइन ऑफ कंट्रोल रिजल्टिंग फ्रॉम द सीज फायर 17 दिसंबर को shall be restricted by both sides without prejudice of recognizing position of either side. Neither side shall seek or alter it unilaterally irrespective of mutual differences and legal interpretation। मतलब अब यूनिलैटरली हम नहीं बदले, पाकिस्तान तो वैसे ही खो चुका था, उसके पास तो कुछ था ही नहीं। प्रॉब्लम, जो बेनिफिट था वो भारत सरकार को था, भारत की फौजों के पास था, और हमने ये समझौता करके वो जो बेनिफिट था, जो गेन हुआ था हमारी डिफेंस फोर्सेस को, हमने उसको गंवा दिया। इसीलिए डिफेंस एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि ये जो समझौता था ये गलत था। इसमें सिर्फ पॉलिटिकल लोगों को इन्वॉल्व किया गया, डिफेंस की इनपुट्स नहीं ली गई, और ये क्यों किया गया ये किसी को समझ में नहीं है। रिफ्रेन फ्रॉम द थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स इन वायलेशन ऑफ दिस लाइन। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कुल मिला के समझौते में यही था, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो कैदी थे उनको वापस किया जाएगा, एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर यहां पे ये लिखवा देते जब बांग्लादेश बना था कि जम्मू एंड कश्मीर इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। हमारे पास सारे आर्ग्यूमेंट्स थे, बार्गेनिंग पावर भारत की फौज के पास थी,
ये स्टेटमेंट को फिर डिस्प्यूटेड रखने का पर्पस क्या था? आप ये कंडीशन रख सकते थे कि यू एक्सेप्ट द J&K इज ए पार्ट ऑफ इंडिया, तब हम ये एग्रीमेंट साइन करेंगे, नहीं तो हम आपकी कोई बात नहीं मानते। क्या ये बार्गेनिंग भारत सरकार उस समय नहीं कर सकती थी? क्यों सरेंडर कर दिया? हर बात क्यों पाकिस्तान की मानी गई? और अल्टीमेटली क्या हुआ? ये शिमला समझौता मजाक बन के रह गया। उन्होंने अपनी सारी बातें मनवा ली, और जिन बातों के लिए समझौता हुआ था कि हम अंतर्राष्ट्रीय फोरम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे को तंग नहीं करेंगे, पाकिस्तान सब वही कर रहा है। तो इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो समझौते हुए हैं, क्या इससे भारत को फायदा हुआ? ये आपको सोचना है दोस्तों। और साइन जिन्होंने किए, इंदिरा गांधी वर्सेस जुल्फिकार अली भुट्टो, पाकिस्तान के राष्ट्रपति। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हमें इन एग्रीमेंट्स को ध्यान से पढ़ना चाहिए, इनके मतलब समझने चाहिए। और अगर हम राष्ट्रहित की बात करते हैं तो वहां पे फिर पॉलिटिक्स और पार्टी नहीं चलती है, इस बात को हमें समझना होगा। फिर राष्ट्रहित ही सबसे ऊपर होता है। और जिन लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है, चाहे वो संसद हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इंटरनेशनल ट्रीटीज हो, अगर हम राष्ट्रहित की बात उन लोगों से नहीं करेंगे जो फ्रंट लाइन पे थे और जिनको पता है ग्राउंड रियलिटी क्या है, अगर आप उनसे बात नहीं करेंगे और कमरों में बैठ के संसद में, विधानसभा में या सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर्स में बैठ के अगर आप डिसीजन लेंगे, तो शॉर्ट टर्म में तो आपको लगेगा आपने बहुत बढ़िया काम कर दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में देश का क्या नुकसान होगा ये आपको भी पता नहीं। अब इनमें से कोई जिंदा नहीं है, लेकिन देश भुगत रहा है। ये होता है जिसे कहते हैं शॉर्ट साइटेड गेन्स के लिए लॉन्ग टर्म डैमेज। ये हमें समझना होगा दोस्तों। इसीलिए जब भी आप कोई एग्रीमेंट पढ़ें या साइन करें, उससे पहले देखें कि इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस क्या है। हर एग्रीमेंट के मल्टी डायमेंशंस होते हैं, हर डायमेंशंस को इवेल्युएट करना जरूरी होता है। सिर्फ जो दिख रहा है उसका मतलब वो नहीं होता, बिटवीन द लाइंस को पढ़ना भी जरूरी होता है। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने अपनी तरफ से शिमला समझौता रद्द किया। मुझे लगता है ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भारत सरकार के लिए। अब भारत सरकार बॉर्डर को क्रॉस भी कर सकती है, भारत सरकार बॉर्डर को एल्टर भी कर सकती है, भारत सरकार अपनी सुरक्षा के लिए जो कदम चाहे उठा सकती है, कोई समझौता बीच में नहीं आएगा। और सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई करना कोई नहीं रोकता है। ये बात हमें समझ में आती है। उम्मीद है दोस्तों कि आप इस बात से सहमत होंगे। आपके जो भी विचार हो, क्या शिमला समझौता भारत के हित में था या भारत के हितों के खिलाफ था, जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।